कि हमारे कानून में बहुत सारी सख्त से सख्त सजाओं का प्रावधान उन लोगों के लिए भी है जो झूठे मुकदमे करते हैं, जो झूठी एफआईआर करते हैं, या वो लोग जो झूठा किसी को करके कोई डैमेज कॉज करते हैं, या मतलब आपको बहुत तरीकों से इन्फ्लुएंस किया जाता है। काफी सारे मामलात ऐसे सामने आए। उन सूरत में 154 क्लॉज 3 में आपने पहले एक एप्लीकेशन एसएचओ को दी, सेकंड एप्लीकेशन आपने एसएसपी को देनी होती है डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। जो हालांकि मेन चीज जो आपने पूछी कि किसको पार्टी रखना है, डायरेक्शन किसको करवानी है, ठीक है, डायरेक्शन एसएचओ साहब को करवानी है, मौके के एसएचओ को करवानी है, क्योंकि आप उस आदमी के खिलाफ तो हाईकोर्ट ने तो पर्चा लगाना नहीं। एफआईआर इसको सर रिटर्न में या फिर ओरल में दिया जाना चाहिए, इस हवाले से क्या बताएंगे आप नाज़रीन को? देखिए, सेक्शन 154 जो है सीआरपीसी का, वो क्लियरली कहता है कि कोई भी आदमी, देखिए कोई भी आदमी से जब मैं ये लफ्ज यूज करता हूं तो दोनों चीजें इंक्लूड होती है। एक विक्टिम, पीड़ित, जिसके साथ में ये चीज हुई, जिसकी बाजू टूटी या जिसके घर में चोरी हुई। पर रेप को देख लीजिए, आप मर्डर को देख लीजिए, और भी मामलात होते हैं, तो अक्सर शिकायतें आती हैं कुछ जगहों से कि पुलिस जो है हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रही है। इन केस सर अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड ना करे तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है उसके लिए? अगर मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे, एसएसपी साहब के कहने पे एसएचओ साहब एफआईआर नहीं लगा रहे हैं, जब हम रिट पिटीशन करने के लिए कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। दोनों जगह यहाँ पे आप अपनी जान बचा के पहुंचे, जहां आपको यादाश्त आई, हिम्मत आई, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए। आप उन्हें कहिए कि हमारे को 0 एफआईआर लॉन्च कीजिए। आप अपने हकूक को जब एजर्ट करेंगे, जब आप ये सेक्शन 154 इसके बारे में बात करेंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं यार, इनको कुछ पता है, दे नो अबाउट द लॉ। हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट ऑफ मैंडेमस के लिए। हम इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला के भी एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, प्रैक्टिकली हमने किया भी है, ऐसा भी होता है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम पुंछ में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट बानो प्रताप जी। और आवाम की आवाज आज पेश करता है हमारे कानून की सीरीज को लेकर पहला एपिसोड। बानो जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं हमारे कानून को लेकर, और आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, ये रहने वाला है एफआईआर। तो सर, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को बता दें कि एफआईआर होती क्या है। शुक्रिया इफ्तिकार जी। देखिए, लेट अस अज्यूम, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा कोई दोस्त है, उसके घर में कोई किडनैपिंग हो गई है, या उसके घर में कोई मर्डर, ऊपर वाला ना करे ऐसी चीज़ हो गई है, या कोई बड़ा कोई डकैती हो गई है। तो उस समय हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी या हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे फौरी तौर पे हमें पुलिस स्टेशन को, जो हमारा नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ अप्रोच करना है। वहाँ पे हमें जैसे जाना है, पहली इंफॉर्मेशन, देखिए फर्स्ट पहली इंफॉर्मेशन जो एक हम उनमें उसमें उस जो घटना हुई है उसके बारे में जो जानकारी पुलिस को देंगे, उसको एफआईआर कहते हैं। एफआईआर को अगर मैं कहूँ, ये सीआरपीसी में हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसमें कहीं पे भी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। अलबत्ता सेक्शन 154 जो सीआरपीसी है, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है वो संगीन जुर्म जिसमें पुलिस बगैर वारंट के, बिला वारंट के, बगैर वारंट के ही जहां अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। वैसा ऑफेंस, जैसे जो मैंने शुरू में ही कहा, चाहे वो कोई मर्डर है, रेप है, डकैती है, चाहे वो किसी तरीके का हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, उन केसेस में पुलिस में आप जाके एफआईआर के लिए, एक एफआईआर का मतलब अगर सिंपल टर्म्स में कहूं कि एक चीज को डॉक्यूमेंट करना, लिख लेना, आपकी जुबानी बात को या जो चीजें हुई हैं उसको समराइज करके लिख के एक पेज पे, एक डायरी पे लेके आने को एफआईआर कहते हैं। और यहां से एफआईआर जब लॉन्च होता है तो एफआईआर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो केस स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये एफआईआर से ही स्टार्ट होता है, ये होता है एफआईआर। सर, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ और यहाँ से जानने की कोशिश करूँगा। अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं किसी पार्टिकुलर एरिया की बात नहीं करूँगा, हम एक जनरल, ये एक लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं आवाम के लिए, तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा सर, आजकल इंसिडेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक आप रेप को देख लीजिए, आप मर्डर को देख लीजिए, और भी मामलात होते हैं, तो अक्सर शिकायतें आती हैं कुछ जगहों से कि पुलिस जो है हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रही है। इन केस सर, अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड ना करे तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है उसके लिए? बिल्कुल, ये बहुत आपने रेलेवेंट, और एक मैं कहूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, देखिए इफ्तिकार जी, आप फील्ड वर्कर हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप जिस शोबे से बिलोंग करते हैं उसका लोगों के साथ में डीलिंग है। हमारे मुल्क में
कुछ केसेस में, कुछ एरियाज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है कि जहां पे स्पेशली वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस या कोई बच्चों के साथ में कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है या इसके अलावा भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, वो लोग थाना जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी शिकायत है, उनकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं की जाती, उनका वो जो प्रॉब्लम है उसको हल नहीं किया जाता। उससे बहुत सारे लोग डिजेक्ट, डिमोरलाइज हो जाते हैं और उनका सिस्टम पे, उनका हमारा जो कानून है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके ऊपर से यकीन उठ जाता है। लिहाजा मैं बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर और आप बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमारा ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हम उन लोगों को बताएं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। आपने बिल्कुल एक ठीक एग्जांपल दी कि अगर किसी के साथ में भी ऐसी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो पुलिस स्टेशन गया और वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, पर्चा नहीं काटा जाता, तो उस सूरत में सेक्शन 154 क्लॉज 3 में जब पहले आप एक एप्लीकेशन एसएचओ को दे चुके हैं, उस 1-2 दिन बीत चुके हैं या जितना टाइम उसने लिया, अगर उसके बाद भी वहां पे आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद कोई नहीं लग रही, उल्टा आप ही को प्रेशराइज कभी कभी किया जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए, आप इस पे कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, लेकिन या मतलब आपको बहुत तरीकों से इन्फ्लुएंस किया जाता है, काफी सारे मामलात ऐसे सामने आए। उन सूरत में 154 क्लॉज 3 में आपने पहले एक एप्लीकेशन एसएचओ को दी, सेकंड एप्लीकेशन आपने एसएसपी को देनी होती है डिस्ट्रिक्ट के। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या इंडिया की किसी भी स्टेट में हम जाएंगे तो जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं वो प्रोसीजर हर जगह फॉलो होगा। उसमें जब आप एसएसपी को एक एप्लीकेशन देते हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर एसएसपी साहब जो हैं वो मार्क करेंगे, वो उसको जब उसको मतलब उसमें कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये राइट्स में भी कि इसमें एक्शन में भी टेकन, या लिखेंगे कि लॉज एफआईआर या इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो उसकी आपको वो कॉपी जो है वापस वो लेके आपने थाना में आपने एसएचओ को देनी होती है। अगर उसके बावजूद अगर यह देखा जाए कि एसएसपी साहब के बाद लिखने के बाद, डायरेक्शन देने के बाद भी मुतयना एसएसपी जो एसएचओ हैं, जो मौके का जो आपका थाना है, अगर वो उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले रहा, एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा, देन आप ये दोनों एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन जो आपने एसएचओ साहब को दी, सेकंड जो आपने एसएसपी साहब को दी, वो दोनों एप्लीकेशंस लेके आपको आपकी जो कोर्ट रहती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट रहती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको आना है, या जो भी आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, आप वहां पे जाके एप्लीकेशन और एफिडेविट के जरिया आप वहां पे जाके अपना एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए सीजीएम साहब से या मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से डायरेक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो अपेक्स हमारी कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईयर 2013 में एक लैंडमार्क जजमेंट दी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जहां पे पुलिस को क्लियरली दिख रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां पे इट इज मैंडेटरी, मतलब लाजमी है पुलिस के लिए कि इसमें वो एफआईआर लॉन्च करें। अगर पुलिस को लग रहा है कि उन्हें, पुलिस को देखिए दो सूरत है, एक सूरत जहां पे क्लियरली दिख रहा है, फॉर एग्जांपल किसी की बाजू टूटी है, उस बंदे ने प्लास्टर लगाया है, या खून निकल रहा है, या दांत टूटा है, या कुछ भी ऐसी चीज जो देखने से ही लग रही है कि ये संगीन है, ये इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, वहां पुलिस के लिए मैंडेटरी, लाजमी है कि वो एफआईआर लॉन्च करें। अलबत्ता कुछ केसेस में जहां पे पुलिस को देखने में या फर्स्ट अपीयरेंस पे ये हमें नहीं लग रहा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसने मैक्स 7 डेज का टाइम ललिता कुमारी जजमेंट में दिया गया है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए, बट ओनली इन केसेस जहां पे ये नहीं दिख रहा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। उसके बाद पुलिस के लिए मैंडेटरी है, लाजमी है लॉन्च करना। और सेक्शन 166A के तहत अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी एसएचओ अगर वुमेन रिलेटिंग ऑफेंसेस, चाहे वो 376 है, चाहे 376 फैमिली के कोई भी ऑफेंसेस हैं, या एसिड अटैक के केसेस हैं 326A में, अगर इन ऐसे वुमेन रिलेटिंग ऑफेंसेस में अगर लड़की ने वहां पे जाके एप्लीकेशन फाइल की, कॉग्निजेबल ऑफेंस वहां से आपको विजिबली दिख रहा है, प्राइमा फेशी दिख रहा है, और उसके बाद भी अगर पुलिस वाला नहीं उस पे एसएचओ एफआईआर लॉन्च करते हैं, देन उन पे सेक्शन 166A के लिए डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के तहत इवन उन पे भी, इसके खिलाफ उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। यह आईपीसी में है। बानो जी, मैं आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एफआईआर का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना हम डीप जाएंगे। मैं एक और अहम इंपॉर्टेंट सवाल, एफआईआर इसको सर रिटर्न में या फिर ओरल में दिया जाना चाहिए, इस हवाले से क्या बताएंगे आप नाज़रीन को? देखिए, सेक्शन 154 जो है सीआरपीसी का, वो क्लियरली कहता है कि कोई भी आदमी, देखिए कोई भी आदमी से जब मैं ये लफ्ज यूज करता हूं तो दोनों चीजें इंक्लूड होती है। एक विक्टिम, पीड़ित, जिसके साथ में ये चीज हुई, जिसकी बाजू टूटी या जिसके घर में चोरी हुई,
या पीड़िता विक्टिम प्रोसिक्यूट्रिक्स जिसके साथ में रेप कमिट हुआ, या तो वो जाके एफआईआर लॉन्च कर सकती है, या उसका कोई सगा संबंधी, फैमिली गार्डियन, या इवन कोई भी आदमी जिसके सामने ये ऑफेंस हुआ है, तो वो भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। सवाल आया पहले कौन, फिर आएगा कि हमारे कैसे किया जाएगा। अब वो आदमी खुद या पीड़िता खुद या उसका कोई भी गार्डियन जब वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, 154 तो यहां तक कहता है कि जब वो अपनी प्रॉब्लम को नरेट करेंगे पुलिस स्टेशन इंचार्ज को, थाना इंचार्ज को, तो वो उनकी उस जबानी चीज को सुन के उसको पेन डाउन लिख के उसको खुद लिखेंगे वो, ठीक है। पुलिस वालों को 154 में ये हिदायत है सीआरपीसी में कि वो जो जबानी वो जो आदमी अपना दुख बयां कर रहा है, अपने साथ जो हुआ वो बयां कर रहा है, तो उसको लिखें, लिख के पेन डाउन करके उसको एक पेपर पे आपने जब लिख लिया, फिर आपने उसको पढ़ के सुनाना है जिसके साथ में ये हुआ, जो इन्फॉर्मेंट है या जो विक्टिम है। सुनाने के बाद जब वो उससे सेटिस्फाइड है कि ठीक है मेरे साथ यही हुआ है, देन आपने उसके दस्तखत लेने, उस पर सिग्नेचर करवाने उससे, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम से। उसके बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में आपने उस एफआईआर की कॉपी, एक कॉपी जो है, एक परत, मतलब एक जो परत, एक पर्चा आ गया, वो आपने उस इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को भी देना है। ऐसे एफआईआर जो है अब उस तरीके से इवन जो जबानी है, ओरल है, वो भी लॉन्च होती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ऐसा होता नहीं है। पुलिस या वुमन फॉर मेनी रीजंस वो कहते हैं कि आप एप्लीकेशन लिखवा के लाइए, तो इन दैट केस आप अपनी एप्लीकेशन लिखवाते हैं। उसमें जो लाजमी चीजें हैं, अपना इंट्रोडक्शन, जिसने आपको हार्म किया है उसका इंट्रोडक्शन, जगह कहां पे ये वकूआ हुआ, कितने बजे हुआ, ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं, उसमें लिखी होनी चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है आपको पता नहीं है कि किसने किया है, तो इवन अगेंस्ट स्ट्रेंजर भी हो जाती है एफआईआर। अब दूसरी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपने जैसे बात की कि अगर फॉर एग्जांपल सब कुछ कर लिया, हमने एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दी, एसएसपी साहब को दी, हमने ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को भी एप्लीकेशन दे दी, उसकी भी डायरेक्शन के बाद भी पुलिस अगर हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं करती, इवन देन हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट ऑफ मैंडेमस के लिए। हम इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन ला के भी एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। प्रैक्टिकली हमने किया भी है, ऐसा भी होता है। तो इन सारी चीजों में हम देखें तो सीआरपीसी में और हमारी जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट्स आई, उसने ये जो एफआईआर, देखिए एफआईआर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है इफ्तिकार जी। एफआईआर लगने के बाद ही किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले एफआईआर लगती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। दौरान इन्वेस्टिगेशन ही जो पीड़ित है, जो एग्रीव्ड है, उसके बयान, आगे पीछे की जो पुलिस तफ्तीश करती है, अपनी भाषा में हम कहते हैं, उसके सबूत इकट्ठा करती है। उसके बाद वो अपना चालान पेश करती है, पुलिस का चालान पेश होगा, देयर आफ्टर ट्रायल स्टार्ट होगा, चार्ज फ्रेम होगा, फिर उसमें शहादत आएगी, और फिर जाके किसी को जो एक रियल जो फेयर ट्रायल है, जो फ्री एंड फेयर ट्रायल जो हम कहेंगे, बिल्कुल अच्छा ट्रायल, वो ऐसे स्टार्ट कहां से होता है? एफआईआर से होता है। लिहाजा जो आपने जो टॉपिक लिया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इनिशिएट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। सर, आप एक बड़े होनहार वकील भी हैं पूंछ के, बड़े लोग आपको जानते भी हैं, और बहुत सारे केसेस को, क्रिमिनल केस को आप देखते भी हैं। तो जो ऐसे लोग हमारे नोट्स में लाते हैं, मैं आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा। आपने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे, एसएसपी साहब के कहने पे एसएचओ साहब एफआईआर नहीं लगा रहे हैं, जब हम रिट पिटीशन करने के लिए कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों जगह जा सकते हैं। सर, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो पार्टी किसको हम बना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए पहली बात आती है जब आप डायरेक्शन सीख करेंगे, आप रिट ऑफ मैंडेमस कर रहे हैं, तो डायरेक्शन किसके खिलाफ लेनी है? आपने एसएचओ साहब की लेनी है। उसमें आप पार्टी एसएचओ को भी रखते हैं आपकी, उसमें देखिए मेनली जो पुलिस डिपार्टमेंट रहता है वो रहता है जो इन्वॉल्व होंगे। हाँ, जो नहीं, डायरेक्शन आप किसको करवा रहे हैं? पुलिस एसएचओ को, तो उनको आप उसमें पार्टी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में फर्दर आपने जो उसमें पार्टी एज ए अरे करना है वो देखा जाता है, वो इट इज ए पार्ट ऑफ, मतलब वो फर्दर आपने जो चीजें देखनी है, जो हालांकि मेन चीज जो आपने पूछी कि किसको पार्टी रखना है, डायरेक्शन किसको करवानी है, देखिए डायरेक्शन एसएचओ साहब को करवानी है, मौके के एसएचओ को करवानी है, क्योंकि आप उस आदमी के खिलाफ तो हाईकोर्ट ने तो पर्चा लगाना नहीं, जो इमेंस पावर, जो मेन पावर दी गई एफआईआर लगाने की, वो मेनली एसएचओ साहब जो मौका है उन्हीं को दी गई, और जो भी हमने डायरेक्शन करवानी है वो हमने एसएचओ साहब के लिए करवानी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए करवानी है। हमारे नाज़रीन को सर लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ एफआईआर। देखिए इफ्तिकार जी, मैं अगर ये कहूं कि एफआईआर इज द ट्रिगरिंग पॉइंट या इट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक्शन में आता है, तो ये गलत नहीं होगा। जो एफआईआर है, इवन देखिए इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, ये यूनिक चीज है, ये लीगल इनोवेशन थी। जीरो एफआईआर का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल
मैं बताता हूं कि अगर देखिए मंडी का कोई इंसिडेंट है, अगर कोई लड़की है, वो वहां मंडी में जॉब करती है या कुछ है, ऊपर वाला ना करे, उसके साथ में वहां पे कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस उसके साथ में वहां कमिट होता है। अब वो लड़की वहां से डर की हालत में या कुछ भी करके जान बचा के भाग के पुंछ आ जाती है। तो अब वही बात आती है, वो यहां पे पुलिस स्टेशन पुंछ में जाती है, वो यहां पे एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए करेगी। तो अगर हम जनरल रूल देखें तो ज्यूरिसडिक्शन जो एरिया है जहां ऑफेंस कमिट हुआ है तो लॉन्च एफआईआर वहीं होगा। लेकिन जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी नियरेस्ट एफआईआर, जो भी पुलिस स्टेशन आपके लड़की वहां पे घबराई हुई थी, अकेली थी, वो यहां पे आके सेफ फील कर रही है, यहां पे उसको सेंसेस में, शी इज इन सेंसेस, तो यहां वो जाती है पुलिस स्टेशन में, तो क्या यहां पे एफआईआर लॉन्च होगा? द आंसर इज यस। इसको कहते हैं जीरो एफआईआर। यहां पे भी जाके पुलिस वाले जो एफआईआर, आपने देखा होगा अमूमन एफआईआर का एक नंबर होता है, जैसे एफआईआर नंबर 12/2023, एफआईआर नंबर 1 साल पहले नंबर होता है, ओब्लिक के बाद में ईयर होता है, ठीक है, साल उसके बाद होता है। तो यहां जो एफआईआर लगती है उसका नंबर होता है 0/ईयर, ठीक है, उसका नंबर क्या होगा? 0। वो 0 एफआईआर यहां पे रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन होगा वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मोस्टली केसेस रहते हैं जो कोई जानकार एरिया का नहीं है, कोई आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप जम्मू से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, अब आपके साथ में बीच में कहीं ऊपर वाला ना करे कोई बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, आपको जहां पे आप अपनी जान बचा के पहुंचे, जहां आपको यादाश्त आई, हिम्मत आई, आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवानी चाहिए। आप उन्हें कहिए कि हमारे को जीरो एफआईआर लॉन्च कीजिए। आप अपने हकूक को जब एजर्ट करेंगे, जब आप ये सेक्शन 154 इसके बारे में बात करेंगे, तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं यार, इनको कुछ पता है, दे नो अबाउट द लॉ। ऐसे ही चीजों से, आपके ऐसे ही प्रोग्राम से जो ये लीगल अवेयरनेस आती है, मैं काफी सालों से इस फील्ड में ये लीगल अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूं, ताकि लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे उनके पास जानकारी आती है उसी से हल हो जाती हैं। लिहाजा एफआईआर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, और साथ ही साथ लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इन चीजों का मिसयूज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काफी केसेस में पता चलता है कि मिसयूज ऑफ लॉ करते हैं, ये सारे प्रोसीजर को अब्यूज ऑफ प्रोसेस करते हैं। तो मैं उनको भी बताता चलूं कि अगर कोई जहन का आदमी है तो उसको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे कानून में बहुत सारी सख्त से सख्त सजाओं का प्रावधान उन लोगों के लिए भी है जो झूठे मुकदमे करते हैं, जो झूठी एफआईआर करते हैं, या वो लोग जो झूठा किसी को करके कोई डैमेज कॉज करते हैं। सर, अब फाइनली जनता के लिए क्या पता कहां से आपको नाजरीन देखेंगे, ये हमें भी पता नहीं है, तो क्या मैसेज जाएगा? देखिए, मैसेज ये जाएगा कि आज हम सबके हाथ में ये मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, आपके पास में बुक्स हैं, आप व्हेनेवर यू कम अक्रॉस एनीथिंग, आपको कुछ भी पता चल रहा है, आप उसको गूगल करके देखिए, आप किताबें पढ़िए। जितना आप नॉलेज लेंगे वो नॉलेज ही आपको एम्पावर करेगी कि कहीं पे भी अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है तो वो जो हमारा जस्टिस है उसको खतरा है, कि ये है कि हम अगर एक के साथ में हुआ, हम चुप रहे, हमने देखा कि उसके साथ हो गया, मेरे साथ तो नहीं हुआ, इससे इन ऐसे चीजों से लोगों के जो गलत काम करते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। लिहाजा हमें इन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, आगे आना चाहिए, पुलिस के साथ सामने आना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा कहीं गलत हो गया, हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट हमारी जो सोसाइटी है वो एक पीसफुल और सेफ बने सभी लोगों के लिए, सभी एक सिविलाइज सोसाइटी में हम रहें, जो हमारी सबकी एक बेसिक जरूरत है। यह हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडवोकेट बानू प्रताप जी, क्योंकि ये जो वकला हजरात हमारे होते हैं, जो हमारे वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, कानून इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इन्होंने एफआईआर के बारे में आपको बताया। ये आज का हमारा जो पहला लीगल अवेयरनेस का पहला एपिसोड था, जिसका नाम था एफआईआर। इसके बाद भी बानू जी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत से मुद्दे हैं, अभी हमारे बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं, अभी हमें बहुत से मुद्दों पे और भी बात करनी है। इंशाल्लाह हमें यकीन रहेगा कि आप हमें फिर बार बार मौका देंगे और जो जनता के हकूक है जनता तक पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।